Hello friends, welcome to our channel K1 Study. I hope you are all good and healthy and busy with your study. So friends, today we are back once again with a new video. But dear friends, before starting the video, I have a small request to all of you. प्लीज़ अगर मेरा वीडियो और वीडियो का स्टडी कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो एंड दिस इज़ अ हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल फ्रेंड्स। तो प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम करंट जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और थोड़ा बहुत डाइवर्स नॉलेज के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस योजना का प्रारंभ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ग्रामीण तथा वंचित परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। दूसरा, उज्ज्वला 2.0 मतलब दूसरा चरण के अंतर्गत प्रवासी परिवारों को स्वघोषणा के आधार पर नया LPG कनेक्शन प्राप्त करने का विशेष प्रावधान किया गया है। यह है उज्ज्वला योजना PMUY के संबंध में हमको बताना है। ये दो कथन दिए हुए हैं, तो इन दोनों कथनों में कौन कौन सा सही है। तो दोस्तों, इन कथनों को जानने से पहले कौन सा सही है कौन सा गलत है हम इसकी व्याख्या करके थोड़ा सा जान लेंगे, फिर हम इसमें लगाएंगे कि कौन सा सही आंसर है। तो देखो क्या है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ मई 2016 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ग्रामीण तथा वंचित परिवारों को LPG उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य परंपरागत ईंधनों जैसे जलावन लकड़ी, कोयला आदि से होने वाले स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को कम करते हुए स्वच्छ ईंधन की ओर संक्रमण को प्रोत्साहित करना है। ठीक है। तो दूसरा जो कथन इसका है, ये कथन बता रहा है उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण अर्थात उज्ज्वला 2.0 का प्रारंभ अगस्त 2021 में किया गया, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ अतिरिक्त PMUY कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे जनवरी 2022 में प्राप्त कर लिया गया। इस चरण में प्रवासी परिवारों के लिए विशेष प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत वे पता प्रमाण POA एवं राशन कार्ड RC के स्थान पर स्वघोषणा के माध्यम से नया LPG कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों उज्ज्वला के बारे में है। तो अब हमें बताना है, ये फैक्ट हमने जान लिया और अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो कथन सही है वो है थर्ड वाला 1 और 2 दोनों। तो एक कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है, तो राइट आंसर होगा थर्ड। और साथ ही हमें ये देखो, साथ ही हमें जो है ये भी मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ जो है, जो पहला चरण था ना, तो वो पहला जो चरण था वो था आपका 2016 में। तो ये मालूम होना चाहिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रथम जो चरण था वो 2016 मई में, और नंबर दूसरा जो चरण शुरू किया गया था वो किया गया था अगस्त 2021 में किया गया था। तो ये दोनों चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, अपने प्रमुख निर्यात के लिए जानी जाने वाली नरसापुरम क्रोशिया लेस की पारंपरिक शिल्पकला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो हमें बताना है पश्चिम बंगाल से, आंध्र प्रदेश से, मेघालय से या फिर पंजाब से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश से। देखते हैं क्या है। नरसापुरम क्रोशिया लेस की उत्पत्ति तटीय आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के नरसपुर शहर से हुई है। इसमें महीन सूती धागों और क्रोशिया हुक का उपयोग करके हस्तशिल्प का निर्माण किया जाता है, जिसका उपयोग वस्त्रों, गृह सज्जा और निर्यात उन्मुख हस्तशिल्पों में होता है। ठीक है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो नरसापुर क्रोशिया लेस की जो उत्पत्ति के बारे में बताया हुआ है कि ये इसका उपयोग वस्त्रों, गृहों सज्जा और निर्यात उन्मुख हस्तशिल्पों में हुआ है, तो ये वर्तमान जो वित्त वर्ष अगर आप देखें 2025 और 26 में इसका निर्यात कम से कम
150 करोड़ रुपये से अधिक हो गया था। तो जो था कोविड-19 के आघातों के बाद इस शिल्प के मजबूत पुनरुत्थान को दर्शाता है, तो इस वजह से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नंबर 2, आंध्र प्रदेश। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये है सिख धार्मिक इतिहास और संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में सिख पहचान और अनुशासन को संस्थागत बनाने के लिए की थी। दूसरा, 5 तख्त की अवधारणा खालसा सिखों के नैतिक और आध्यात्मिक दायित्वों को दर्शाती है। तीसरा, अकाल तख्त की संस्था खालसा की स्थापना से पहले की है। क्या है इसका राइट आंसर? तो जो इसका जो राइट आंसर है वो बनेगा नंबर 4, 1, 2 और 3 के 3 इसमें सही है। थोड़ा सा व्याख्या से हमें क्लियर हो जाएगा और थोड़ा हम जान भी जाएंगे। तो देखते हैं क्या है। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा साहिब आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की 1699 ईस्वी में की, ताकि नैतिक आचरण, साहस और समानता से बधे हुए दीक्षा प्राप्त सिखों को एक अनुशासित समुदाय बनाया जा सके। इससे सिख पहचान का औपचारिक सैन्यीकरण और मजबूती हुई। तो कथन 1 सही है। नंबर दूसरा है 5 तख्त केस, कंघा, कड़ा, कचेरा और कृपाण अनुशासन, पवित्रता, नेकी और सिख मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के प्रतीक हैं। ये सिख पहचान और आध्यात्मिक जिम्मेदारी के दिखाई देने वाले और नैतिक प्रतीक हैं। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन, अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद ने वर्ष 1606 में की थी। ठीक है, तो ये भी याद रखने वाली बात है। तो जो अकाल तख्त की जो स्थापना है गुरु हरगोविंद ने वर्ष 1606 में की थी, जो खालसा की स्थापना 1699 से लगभग 1 सदी पहले की है। यह धार्मिक अधिकार पीरी के साथ साथ सांस्कारिक अधिकार मीरी का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है ना, ये देखो इन चीज़ों को भी देखना जरूरी है। धार्मिक अधिकार को क्या है, पीरी बोला गया है, और जो सांसारिक जो अधिकार है उसको मीरी बोला गया है। ठीक है, का प्रतिनिधित्व करता है, जो सिख सामाजिक राजनीतिक शासन की नींव बनाता है। तो तीसरा कथन भी सही है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के जो है 3 के 3 जो है स्टेटमेंट एकदम ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बन गया, क्या बन गया, नंबर 4, 1, 2 और 3, ये 3 के 3 जो कथन है सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP, जी ग्रेडेड, आर रिस्पॉन्स, ए एक्शन, पी प्लान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित एक वैधानिक ढांचा है। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसका निर्माण भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आधार पर किया गया था। चौथा, GRAP के तहत निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध तब लगाए जाते हैं जब वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है। तो ये 4 कथन दिए हैं और इनमें से हमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर और इन कथन को सही करने से पहले एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो करंट का है, ये पूछा भी जा सकता है। तो थोड़ा सा इस पर एक नॉलेज देख लेते हैं कि क्या है। तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित एक वैधानिक ढांचा नहीं है। तो जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कथन दिए हुए हैं उसमें GRAP पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित एक वैधानिक ढांचा नहीं है। GRAP दिल्ली NCR मतलब नेशनल कैपिटल रीजन में वायु प्रदूषण को नियंत्रित और कम करने के लिए बनाया गया एक पूर्व निवारक और आपातकालीन ढांचा है। इसे वर्ष 2017 में अधिसूचित किया गया था तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC, क्या हुआ MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेज, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों के समन्वय से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM, सी कमीशन
फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है। तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट द्वारा इसे लागू किया जाता है। तीसरा, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु MC मेहता बनाम भारत संघ मामले 1986 में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 2 दिसंबर 2016 के आदेशों के अनुपालन में GPR तैयार किया गया है और GRAP के चरण यह प्रदूषण प्रतिक्रिया उपायों को AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स स्तरों के आधार पर जो है 4 चरणों में वर्गीकृत करता है। तो ये 4 चरण क्या हैं इनको भी जान लेते हैं। तो जो चरण फर्स्ट है खराब, AQI जो बताया था, एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300। बुनियादी प्रदूषण नियंत्रण उपाय जैसे सड़क की धूल का प्रबंधन और वाहन PUC प्रदूषण नियंत्रण के अंतर्गत मानदंडों को लागू करना। चरण 2 में है अत्यंत खराब, AQI 301 से 400 प्रदूषण के हॉटस्पॉट में डीजल जनरेटर के उपयोग को सीमित करने और संचालन को नियंत्रित करने जैसे सख्त उपाय। चरण 3 गंभीर AQI 401 से 450 विशिष्ट वाहनों निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है और दूरस्थ शिक्षा उपायों की अनुमति देता है। चरण 4 गंभीर प्लस AQI 450 से अगर बड़ा है तो भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, स्कूलों को बंद करना और गैर आवश्यक उद्योगों को बंद करने जैसे उपाय सुनिश्चित करता है। तो ये इस क्वेश्चन के बारे में पूरा है। तो अब इसमें देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं जो पूरी बताई गई हैं, पहले तो इसका जो राइट आंसर है वो हम देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर बनेगा, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, अभी हमने पूरी व्याख्या देखी, तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या सही है, तो इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा, जैसा कि हमने नीचे देखा था, तो इसमें जो बनेगा दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सही है। अब नंबर दूसरी बात, इस क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे व्याख्या की हुई है, तो इसमें ये चीज़ें समझ में आएंगी कि इस पूरे चीज़ों में जो हमने देखा वो है, एक तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये बनती है कि जो अभी जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता संबंधी संबंधों के समाधान हेतु MC मेहता बनाम भारत संघ मामले की बात की है 1986 में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 2 दिसंबर 2016 के आदेश में अनुपालन में GRP तैयार किया गया है। ठीक है ना, तो इसमें एक बनता है ये वाला। अगर ये GRP वाला की बात आएगी तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय में जो बात हुई थी इसकी, MC मेहता बनाम भारत संघ मामले में ये जो GRP तैयार किया गया था, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये बनती है। नंबर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, GRAP के चरण में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो GRAP के चरण है इसमें यह प्रदूषित प्रतिक्रिया उपायों को AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स स्तरों के आधार पर 4 चरणों में वर्गीकृत करता है। कभी पूछा जा सकता है कि GRAP के अंतर्गत चरण नंबर फर्स्ट में क्या शो करता है, खराब, अत्यंत खराब, गंभीर या गंभीर प्लस, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकता है। या फिर GRAP के अंतर्गत AQI 201 और 300 किसको बताता है, या फिर GRAP के अंतर्गत AQI 301 और 400 किसको बताता है। तो ये थोड़ा सा याद करना जरूरी भी है कि ये थोड़ा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। और यहाँ पर जो चीज़ बताई गई है AQI 201, 300, AQI 301, 400, ये नंबरिक है, ये मानक है। तो ये मानक है, कितने मानक पर क्या चीज़ है। अगर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 है तो खराब है, और ये मानक है AQI 301 से 400 तक का अगर मानक है तो अत्यंत खराब है। तो ऐसे क्रम में जो मानक बने हुए हैं तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन फैक्टों को याद करना बहुत जरूरी है, तब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके पूरा बता दिया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भी आती है, जो आती है पॉइंट नंबर 1 देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। कभी कभी पूछा भी जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भारतीय संसद द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया था और 19 नवंबर 1986 को यह प्रभावी हुआ था, जिसे मुख्य रूप से
भोपाल गैस त्रासदी के बाद पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करने हेतु लाया गया था। तो ये दो चीज़ें भी हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, भारतीय संसद द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया था और 19 नवंबर 1986 को प्रभावी हुआ था। क्यों हुआ था कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद जो है ये चीज़ें देखने में आई थी, तो ये अधिनियम जो है आया हुआ था। ये पहली चीज़। नंबर दूसरा पॉइंट इसमें एक चीज़ और आता है, AQI का मतलब पूछा हुआ है। तो AQI का मतलब वायु गुणवत्ता सूचकांक, जो भी मैं बता रहा था, एयर क्वालिटी इंडेक्स से होता है, जो सरकारी एजेंसी और पर्यावरण संगठनों द्वारा हवा के प्रदूषण स्तर और इसके संभावित स्वास्थ्य प्रभावों को सरल आसानी से समझ पाने में आने वाली भाषा में बताने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण है। इसमें अक्सर प्रदूषण के विभिन्न स्तरों के लिए रंगों और संख्याओं का उपयोग किया जाता है। जैसे बताया था 301 से 350, 350 से 400, तो रंगों का भी होता है और संख्याओं का भी उपयोग होता है। तो ये इस क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी इसमें से निकल के आते हैं, तो जो एक्सप्लेन किया गया है उनको याद करना और उनको देखना, उनके चरणों को देखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन में कम से कम 5-6 क्वेश्चन बन गए हैं और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो उन्हें याद करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पूरा एक्सप्लेन कर लिया गया था। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, दूलहस्ती चरण सेकेंड रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किस में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो दूलहस्ती चरण सेकेंड रन ऑफ द रिवर, क्या हुआ? रन ऑफ द रिवर, ROR, ये परियोजना, ठीक है, निम्नलिखित केंद्रों में शासित प्रदेशों में से किस में स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में ये चीज़ है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा। दूलहस्ती चरण सेकेंड रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। तो ये इसकी जानकारी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी WADA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। डोपिंग WADA के बारे में, इसे वर्ष 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहल पर स्थापित किया गया था ताकि वैश्विक स्तर पर डोपिंग विरोधी प्रयासों का समन्वय और एक रूपता सुनिश्चित की जा सके। दूसरा, यह वैश्विक खेल आंदोलन और विश्व के सरकारों के बीच समान भागीदारी तथा वित्त पोषण के मॉडल पर कार्य करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लें, अब देखेंगे। तो ये है, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा 1999 में, तो 1999 में स्थापित WADA, तो WADA का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। खेलों में डोपिंग के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा देने और समन्वय करने के लिए गठित वैश्विक स्वतंत्र प्राधिकरण है। तो अतः कथन इसमें एक सही है, ये याद करना है। WADA खेलों में डोपिंग के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा और समन्वय करने के लिए गठित वैश्विक स्वतंत्र प्राधिकरण है। और नंबर दूसरा, यह वैश्विक खेल जगत और सरकारों के बीच समान सहभागिता तथा साझा वित्त पोषण के एक विशिष्ट सिद्धांत पर आधारित है। तो कथन 2 भी सही है। और नंबर तीसरा, विश्व एंटी डोपिंग कोड इसका मूल चार्टर है। इसमें देखना है कि विश्व एंटी डोपिंग कोड जो है इसका मूल चार्टर है, जिसे सभी खेलों और देशों में डोपिंग विरोधी नियमों को एक रूपता बनाने तथा खिलाड़ियों के मानकों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। डोपिंग का मतलब हिंदी में है मादन। तो ये क्या होता है डोपिंग? डोपिंग का जो अर्थ होता है किसी भी खिलाड़ी द्वारा ऐसी दवाएं लेना जो खेल क्षमता को बढ़ाती है, जो प्रतिबंधित है, तो वो डोपिंग है। मतलब कहने का मतलब शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए दवाओं का सेवन करना, वो डोपिंग है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो इसके बारे में, तो ये जो क्या बनेगा, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका कौन सा कथन सही होएगा? तो इसके बारे में पूरी व्याख्या कर दी। इसका जो कथन होगा वो होगा नंबर 3, जो बताया पूरी व्याख्या करने के बाद, दोनों 1 और 2, तो दोनों 1 और 2 कथन इसमें सही है और पूरी व्याख्या इसमें बता दी है। तो इसको भी जानना जरूरी है, इसमें से भी इंपॉर्टेंट निकल के कोई फैक्ट पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए पूरी व्याख्या करके पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है क्वेश्चन के आंसर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, डिजिटल अर्थव्यवस्था में डार्क पैटर्न्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब एक टर्म है डार्क पैटर्न्स, तो वो क्या चीज़ है
ये भी कभी पूछा जा सकता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था में है डार्क पैटर्न्स के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो करना है, बताना है क्या है, इनमें ऐसे भ्रामक यूजर इंटरफेस डिजाइन शामिल होते हैं जो उपभोक्ताओं की पसंद को प्रभावित हेरफेर करते हैं। दूसरा, इन्हें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत स्पष्ट रूप से अनुचित व्यापार व्यवहार के रूप में मान्यता दी गई है। ये मुख्यतः केवल उच्च आय और तकनीकी रूप से दक्ष उपभोक्ताओं को ही प्रभावित करते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में, ये चीज़ क्या है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है उसके बाद बताएंगे। तो पहला जो है थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, डार्क पैटर्न। ये जो डार्क पैटर्न ऐसे भ्रामक यूजर इंटरफेस या यूएक्स डिज़ाइन होते हैं जो उपयोगकर्ताओं को ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं। ध्यान देना है, जो उपयोगकर्ताओं को ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं जिन्हें वे सामान्यतः नहीं लेते, मतलब वो डिसीजन जो है स्वयं तो नहीं लेते हैं, जैसे अनजानों में खरीदारी करना या निजी डाटा साझा करना। तो कथन नंबर 1 सही हो जाता है, मतलब खुद का डिसीजन नहीं ले रहे हैं, अनजाने में खरीदारी हो गई या फिर निजी डाटा ऑटोमेटिकली उन्होंने साझा कर दिया, ये चीज़। और हालांकि डार्क पैटर्न शब्द का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के मूल पाठ में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, फिर भी ऐसी प्रथाएं अनुचित व्यापार व्यवहार के अंतर्गत आती हैं। तो ये जो ऐसी प्रथाएं बोल रहा है वो जो है अनुचित व्यापार व्यवहार के अंतर्गत आती हैं। इसे अधिनियम के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए द्वारा वर्ष 2023 में जारी डार्क पैटर्न्स पर दिशा निर्देशों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है, इसलिए कथन 2 भी सही है। डार्क पैटर्न मुख्यतः केवल उच्च आय तकनीकी रूप से दक्ष उपयोगकर्ताओं को ही प्रभावित नहीं करते हैं। वास्तव में बुजुर्ग, बच्चे और पहली बार इंटरनेट उपयोग करने वाले जैसे संवेदनशील वर्ग इनके प्रति अधिक असुरक्षित होते हैं। तो कथन नंबर 3 सही नहीं है। तो कहने का मतलब केवल जो है उच्च आय और तकनीकी के रूप से दक्ष उपयोगकर्ताओं को प्रभावित नहीं करेंगे, बल्कि बुजुर्गों को भी करेंगे और बच्चों भी को भी करेंगे जो पहली बार इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। अब उतनी नॉलेज नहीं है तो संवेदनशील वर्ग इनके प्रति अधिक असुरक्षित रहते हैं, तो इसलिए कथन 3 सही नहीं है। तो ये जो है पूरी व्याख्या इसके बारे में, क्या ये चीज़ है, क्या इसके बारे में क्या है क्या नहीं है, ऐसा पूरा बता दिया। डार्क पैटर्न्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये हो गया। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा नंबर दूसरा। तो दूसरा जो है केवल 1 और 2 कथन जो हैं वो सही बनेंगे, और उसकी पूरी व्याख्या और एक बार अच्छे से इस चीज़ को पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। डार्क पैटर्न, तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा या भी कोई भी स्टेटमेंट आएगा तो वो सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन के विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इंग्लिश डेली लीडर किसने प्रकाशित किया? ये इंग्लिश डेली लीडर मोतीलाल नेहरू ने, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय या सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने? तो क्या होगा, जो इंग्लिश डेली लीडर है वो किसने प्रकाशित किया था? वो किया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो थर्ड जो है इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेशन सागर बंधु किससे संबंधित है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हिंदी महासागर में समुद्री डकैती के खिलाफ नौसैनिक गश्त है, श्रीलंका के लिए भारत की मानवीय सहायता और आपदा राहत है, या फिर श्रीलंका के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास, या फिर तटीय निगरानी अवसंरचना का विकास? तो ऑपरेशन जो सागर बंधु है वो है दूसरा, श्रीलंका के लिए भारत की मानवीय सहायता और आपदा राहत। तो ये बनता है दूसरा, श्रीलंका के लिए भारत की मानवीय सहायता और आपदा राहत ऑपरेशन सागर बंधु से संबंधित है। तो क्या है ये? ऑपरेशन सागर बंधु भारत के मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR प्रयासों को संदर्भित करता है। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा है। और HADR मानवीय सहायता और आपदा राहत, HADR बोलते हैं, क्या हुआ? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ बोलते हैं इसको, मानवीय सहायता और आपदा राहत बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां, M जनमन योजना, इंपोर्टेंट योजना M जनमन योजना किस वर्ग के लोगों से जुड़ी है? किसानों से जुड़ी है, आदिवासी समुदाय से, छात्र से, या फिर वरिष्ठ नागरिक से? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आदिवासी समुदाय से जुड़ी यह योजना है। इसके बारे में तो ये है PM जनमन योजना, मतलब कमजोर जनजातीय समूह PVTGS से जुड़ी हुई योजना है। PVTGS क्या हुआ? PVTGS पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स,
क्या बोलते हैं इसको, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, तो कमजोर जनजातीय समूह विशेष रूप से, तो उसके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए शुरू की गई यह योजना है। तो आज की वीडियो में 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट जीके के और कुछ विविध से भी लिए गए क्वेश्चंस थे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with some more information. Till then, thank you.